नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। आज सैटरडे है और सैटरडे को बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग लेक्चर होता है अपना। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज शुरुआत में थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा। कई सारे बच्चों का मैसेज आता है कि आईआर के सेक्शन को कहां से तैयार किया जाए। आईआर का जो सेक्शन होता है जीएस1 के लिए, बीपीएससी मेंस जीएस1 का, इसको कहां से तैयार किया जाए, तो बहुत ही सिंपल सा है। मैंने एक वीडियो बना करके आईआर का टॉपिक आपको दिया हुआ है। जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनके लिए है, बस 1 मिनट लूँगा। और उस टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ें, सोर्स क्या रखें, तो सोर्स एक ही रखिएगा, वो है विजन आईएएस का जो मंथली मैगजीन आता है, उसको आप कवर कर सकते हैं। आईआर 365 पढ़ें, क्या पढ़ सकते हैं आप पढ़ने के लिए, लेकिन होता क्या है ना, 365 में जनवरी तक का ही करंट अफेयर रहता है उसमें, और वो भी पिछले साल के, मतलब कि जून से लेकर के जनवरी तक का रहता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली मैगजीन को अगर आप फॉलो करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसमें भी आप पर्टिकुलर टॉपिक जो मैं आपको देता हूं आईआर के, आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा आईआर में। आईआर के 2 लॉन्ग फॉर्मेट के सवाल आते हैं, 2 डीआई के आते हैं। अगर ये 2 सेक्शन आपने खूब अच्छे से लिख लिया तो आपका बीपीएससी मेंस में जीएस1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होता है कि आईआर में स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। मैं आज क्या क्या करवाऊंगा इस वीडियो में, मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा वीडियो के अंत में, मैं आपको शानदार सवाल भी दूंगा जिसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे ही सवाल को पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। सीमा विवाद के बावजूद भारत और चीन बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ब्रिक्स और एससीओ के संदर्भ में इस कथन की सत्यता की जांच करें और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। क्यों हम पढ़ रहे हैं आज भारत का और चीन का रिलेशनशिप, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, भारत और चीन का क्या रिलेशन है, किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, क्या इसमें चीज़ें हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले ब्रॉडकास्ट किया, उसमें उन्होंने चीन की बातचीत की। थोड़े दिन पहले चीन के साथ हमने बॉर्डर डिस्प्यूट जो अच्छा खासा लंबे समय से हमारा चला आ रहा था 2020 से, उसके भी समाधान में हमने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बॉर्डर भी अब हमारे क्या हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या है, अमेरिका भारत और चीन जैसे देशों पर लगातार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, व्यापार को लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत और चीन के सहयोग आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक करेक्शन भी मैं कर देता हूं, कल मैंने वीडियो जो न्यूज़पेपर डिस्कशन का रिकॉर्ड किया था उसमें एक मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक क्या हुआ था, मैंने बोला था कि मेंस का तिथि आगे बढ़ा है 1 सप्ताह। वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि 15 मई से अप्रैल से आपका मेंस एग्जामिनेशन है, इसीलिए मैंने उस चीज़ की चर्चा कर दी थी। पहले जो तिथि था उसी तिथि को मेंस होने वाला है। और बिहार दिवस भी है आज, तो उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार और बिहार से बिलोंग करने पर, बिहारी शब्द पर हमें गर्व है, उसको लेकर कभी भी शर्म महसूस नहीं करना चाहिए। कोई अगर आपको बिहारी बोलता है तो उसको धन्यवाद बोलिए गले लगा करके, थैंक यू सो मच, आपने रिकॉग्नाइज तो किया कि हम कहाँ से हैं, और दिखता है हम कहाँ से हैं। हम लबादा नहीं ओढ़ते, दिखावटी चीज़ों पर हम नहीं जाते, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हमें जो पसंद होता है हम वो काम करते हैं। तो इसीलिए अपनी पहचान अलग है और पहचान पर हमें गर्व होना चाहिए। भारत और चीन संबंध को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वीडियो अंत होने के बाद से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है और किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाता है। आईआर का अपना प्लेलिस्ट भी होगा, लेटेस्ट वाला फॉलो कीजिएगा। जिन्होंने 67 में जिनका सिलेक्शन हुआ था, दिव्या मिश्रा उनका नाम है, आप उनके वीडियोस देखिएगा। उन्होंने आईआर को लेकर अपने ही चैनल को फॉलो किया था और उनका सिलेक्शन भी हुआ था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि, लेकिन उन्होंने वीडियो बना करके बताया था, इसीलिए मैंने आपको बताया है। भारत चीन संबंध हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत चीन संबंध संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक समाचार 21 मार्च 2025 तक का, कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। आप इन्हीं में से किसी एक पॉइंट को इंट्रो बना सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई नहीं इस तरह से आपको बताएगा। भारत चीन रिलेशन पर अगर सवाल पूछा जाता है तो ये जो 5 न्यूज़ मैं बताने वाला हूँ, इनमें से किसी एक न्यूज़ को आप इंट्रो बना सकते हैं। क्यों इंट्रो बना सकते हैं, क्योंकि आईआर में जब भी पूछा जाता है तो आंसर राइटिंग करते समय आप इंट्रो बनाइए करंट अफेयर का। करंट का इंट्रो अगर आप बनाते हैं तो सबसे बेस्ट होता है, कॉपी चेक करने वाले को पता चलता है कि क्यों पूछा गया और क्या बच्चे ने लिखा है।
कजान शिखर सम्मेलन के बाद सकारात्मक कूटनीतिक संकेत। कजान ये रूस में जगह है, यहाँ पर ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग जी के बीच में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सकारात्मक संदेश हमें मिला था कि ठीक है भाई। उसके बाद से ब्रॉडकास्ट भी किया उन्होंने, लेक्स फ्रेडमैन का ब्रॉडकास्ट जो किया है एक सप्ताह पहले ही, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा गलवान के बारे में भी चर्चा की थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली, जब ये शुरू किया गया था 17 मार्च को 2025 को हुआ है, तो उससे पहले भी मैंने आपको ये भारत चीन रिलेशन का शॉर्ट में पढ़ाया था। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की भी चर्चा कर सकते हैं। सीमा पर तनाव और सैन्य गतिविधियों को कम किया गया है, हाल के दिनों में ये कम हुआ है, पहले से जो तनाव चले आ रहे थे उसको कम किया गया है। आर्थिक संबंध और व्यापारिक चिंताएं, फाइनेंशियल ईयर 2024 से भारत और चीन के साथ व्यापार घाटा जो है वो 85.1 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि पिछली तिमाही का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें भारत का ओवरऑल जो ट्रेड हमारा डेफिसिट है वो कम भी हुआ है। ये मैंने आपको 5 न्यूज़ क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप इंट्रो में इसको ऐड करें। अभी वीडियो शुरू नहीं हुआ है रिलेशन का। हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, वर्तमान पढ़ेंगे, चैलेंजेस पढ़ेंगे, समाधान पढ़ेंगे, उसमें से आपके सवाल पूछे जाएंगे। ये इंट्रो और पॉइंट में इंक्लूड करने के लिए मैं दे रहा हूँ। भू राजनीतिक बदलाव और क्षेत्रीय प्रभाव। चीन दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ा रहा है, खासतौर से CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बांग्लादेश के साथ संबंध। राइटर्स एक संस्था है जो न्यूज़ की संस्था है, 18 मार्च 2025 को बताया कि भारत द्वारा बांग्लादेशियों को मेडिकल वीज़ा कम करने पर भी बातचीत की जा रही है। देखिए 5 मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दिए हैं, इनका कहाँ पर उपयोग करना है। जब भी आप भारत चीन रिलेशन को लिखना शुरू करें तो सकारात्मक पक्ष में या कुछ पॉइंट नकारात्मक भी हैं, आप इसको डाल सकते हैं। कुछ एक आध न्यूज़ को आप इंट्रो के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं कि क्यों पूछा जा रहा है भारत चीन रिलेशन आपसे। ठीक है, अगला देखिए, अब शुरू करते हैं कहाँ से शुरू होता है। भारत और चीन का अगर प्राचीन इतिहास देखेंगे तो हम लोग कल्चरल रूप से करीब हैं, लेकिन चीन की संस्कृति और भारत की संस्कृति में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन एक चीज़ की समानता है जो वर्तमान में गौन हो गया है। क्यों? क्योंकि जब 1950 के बाद, 1948 के बाद से जब वहाँ पर क्रांति हुई है, क्रांति जिसको कहा जाता है साम्यवादी क्रांति कहा जाता है, और उस साम्यवादी क्रांति के बाद धर्म का जो स्वरूप है चीन में वो लगभग में गौन कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि वो मस्जिद भी तोड़ते हैं और बड़े बड़े जो धार्मिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको तोड़ देते हैं वो, क्योंकि जो साम्यवादी विचारधारा है वो धर्म को मानते ही नहीं है और वहाँ पर धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल गौन कर दिया गया है। लेकिन इसी कारण से हमारे जो रिलेशन है इस पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ, जिस प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के देश जापान, साउथ कोरिया, श्रीलंका, इन देशों के साथ हमारे कल्चरल रिलेशन मजबूत हुए हैं, आने वाले समय में बहुत पहले से हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी मजबूत होंगे। तो उसमें हम एक एंगल जोड़ते हैं, वो है कल्चर का एंगल। कल्चर यानी कि धर्म का एंगल। धर्म यानी कि कौन सा धर्म? तो बौद्ध धर्म, जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, इनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन चीन के साथ संबंधों में इस चीज़ का प्रभाव हमें देखने को कम मिलता है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जब हम संबंध बनाने की बात करते हैं तो वहाँ पर बौद्ध धर्म की हम लोग खुलकर चर्चा करते हैं, लेकिन चीन के साथ हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि चीन धार्मिक चीज़ों को अब बढ़ावा ही नहीं देता है। धर्म को उन्होंने लगभग में समाप्त करने की रणनीति पर चल रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के साथ हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, ईसा पूर्व सम्राट अशोक और उस समय से जुड़ा हुआ है। व्यापारिक संबंध 2000 साल से अधिक पुराने हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार, रेशम मार्ग इसके प्रमाण मिलते हैं हमें। चीनी यात्री वेनसांग और फाहियान ने भारत की यात्रा की। दोनों देशों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान हुआ है। वेनसांग किसके समय में आता है? हर्षवर्धन के समय में, और फाहियान उससे पहले आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा करता है। औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश भारत और चिंग राजवंश के बीच सीमित संपर्क रहे। तिब्बत पर नियंत्रण को लेकर ब्रिटिश और चीन के हित भी टकराते रहे हैं। तिब्बत की नीति भी आपने पढ़ी होगी कि भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके तिब्बत को लेकर क्या नीति रही है। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ है? देखिए, चाइना में माओ की सरकार आई और वो बहुत ही हिंसक थी प्रकृति में। भारत के बाद चीन जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ है। वहाँ पर 2 पार्टी की टकरार भी हुई है, जिसके बाद से ताइवान, जिसको फारगोसा द्वीप समूह कहा जाता था, वहाँ पर आप जो देखते हैं कि ताइवान को लेकर टकराव जो देखते हैं उसका भी इतिहास में ही जगह है कि चांग काई शेक
और माओ त्से तुंग के बीच में जो गृह युद्ध शुरू होता है, तो माओ त्से तुंग चांग काई शेक और उनके समर्थकों को खदेड़ देते हैं, जो वर्तमान के ताइवान में जाकर के अपना देश बनाते हैं छोटा सा। स्वतंत्रता के बाद हमारे क्या रिलेशन रहे हैं, स्टेप वाइज में समझिएगा। 1950 से भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी, भारत ने चीन को मान्यता दी और देश के रूप में मान्यता दी है, हमारे बाद आज़ाद हुआ है। पंचशील सिद्धांत, ये नेहरू जी के समय 1954 में हस्ताक्षर किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर था। अब यहाँ पर जरा रुकिए, आप और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग होने चाहिए। आपकी भाषा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं होनी चाहिए, जिसमें ये कह दिया जाता है कि नेहरू जी बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे थे। उन्होंने निस्संदेह कुछ गलतियाँ की, रियलिस्टिक अप्रोच नहीं था उनका, इमोशनल अप्रोच रहा है। लेकिन जब ये बोला जाए आपको कि पंचशील सिद्धांत पर क्यों हस्ताक्षर किया उन्होंने, चीन के साथ उन्होंने क्यों संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की, जरा उस समय की परिस्थिति को इमेजिन कीजिए। परिस्थिति क्या थी, भारत और चीन 1 साल के अंतराल पर आज़ाद हुए हैं। किससे आज़ाद हुए हैं, तो औपनिवेशिक देशों के औपनिवेशीकरण जो हो गया था उससे आज़ाद हुए हैं। दोनों देशों की स्थिति कदाचित वही थी, वहाँ भी गरीबी थी, वहाँ पर भी सरकारें अस्थिर थी, वहाँ पर भी लोगों के बीच में असमानता बहुत ज़्यादा थी, कृषि का संकट था, भूखमरी थी, इकॉनमी नहीं के बराबर में थी। साधन संपन्न भारत भी था, साधन संपन्न चीन भी था, यानी कि संसाधन थे लेकिन तकनीक नहीं थी। दोनों के कॉमन शत्रु भी रहे थे औपनिवेशिक देश, ब्रिटेन अमेरिका अलग अलग देश। चीन को तो खरबूजा कहा जाता था, जिसको सबने बांट लिया था अपने अपने हिस्सों में। भारत पर तो फिर भी ब्रिटिश शासन था। दोनों देश अलग हुए हैं, एक ही तरह की परिस्थिति है वर्तमान में। दोनों का शासन चलाने वाले लोग अलग अलग हैं। जहां पर माओ त्से तुंग हिंसक क्रांति के द्वारा आते हैं, वहीं नेहरू जी लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आते हैं। अब मुझे बताइए, ऐसे में जब दोनों का कंडीशन एक ही हो तो क्या मित्रता की पहल नहीं होगी? क्या नेहरू जी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिंसक क्रांति से आए हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए? क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ये अपनी सीमा विस्तार पर ध्यान दे रहे होंगे, ये हमें धोखा दे सकते हैं? क्या इस चीज़ का लगा सकते हैं? नहीं, उसमें मुश्किल था। इसीलिए पंचशील जैसे सिद्धांतों को साइन किया गया कि भारत और चीन जो है एक ही परिस्थिति से आज़ाद हुए हैं, तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया और आगे बढ़े। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, आस पड़ोस में भी सुना होगा। इतिहास के व्यक्तियों का मूल्यांकन हम 2025 की परिस्थितियों का आधार पर करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके दादाजी ने क्या फैसला लिया, वो आप 2025 में बैठकर तो नहीं उनको सही या गलत बोल सकते हैं। उस समय क्या परिस्थिति रही होगी, उस समय क्या सही था, क्या गलत था, ये चीज़ें थी। हालांकि नेहरू जी पर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने बहुत सारे सहयोगी और सलाहकार की बातों को इग्नोर भी किया था चीन के मामले में, जिसके कारण से हमें क्या हुआ, तो कुछ नुकसान उठाना पड़ा। 1962 के युद्ध में हमारे बहुत सारे इलाकों पर चीन ने कब्जा भी कर लिया था। 1962 का युद्ध फिर होता है, दलाई लामा का संकट आता है, जिसमें दलाई लामा का संकट क्या है, तिब्बत पर कब्जा करता है चीन। और दलाई लामा बौद्ध धर्म में तिब्बती धर्म गुरु है दलाई लामा। इनको सेलेक्ट करने की प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत होती है, दुनिया में बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया होती है। तो दलाई लामा जो हैं अभी वर्तमान भारत में ही हैं, इनको निर्वासित कर दिया जाता है, इनको भाग करके आना पड़ता है भारत। और तिब्बत की निर्वासित सरकार वर्तमान में भारत से चलती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, तिब्बत के निर्वासित सरकार, यानी कि तिब्बत की सरकार, जिसको तिब्बत के बहुत सारे लोग मान्यता देते हैं, वो भारत से चलती है। भारत में उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह सब जो शासनाध्यक्ष वो रहते हैं। धर्मशाला जगह है हिमाचल में, वहाँ पर रहते हैं। दिल्ली में भी बहुत बड़ी आबादी है। दिल्ली में तिब्बतीय दुकान पर जाएंगे तो अब फ्री तिब्बत आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। 1962 अक्साई चीन और नेफा पर दावों के कारण युद्ध हुआ। चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। अक्साई चीन है यहाँ पर लिखा हुआ, चीन हम लोग अलग लिखते हैं, अक्साई चीन अलग लिखते हैं, ठीक है। जिससे भारत के साथ संबंधों में अस्थायी करवाट आई है। शीत युद्ध के दौरान भारत का झुकाव सोवियत संघ और चीन की अमेरिका के पाकिस्तान की ओर रहा। 1967 में नाथुला और चोला में झड़पें भी हुई हैं। 1988 के बाद राजीव गांधी की चीन यात्रा हुई है, संबंधों को सामान्य करने की शुरुआत हुई। 1993 1996 में सीमा पर शांति के लिए समझौता हुआ था। 1962 के पश्चात भारत और चीन के बीच में कोई बड़ा विवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। टिल 2020 तक हमें नहीं देखने को मिलता है। 2020 में चीन ने भारत के बहुत बड़े इलाके पर अपने सेनाओं को ला करके बिठा दिया, लद्दाख के क्षेत्र में। उससे पहले हमें गलवान बोल रहा हूँ, सिक्किम के इलाकों में हमें सिक्किम भूटान के ट्राई जंक्शन पर भी हमें क्या दिखता है, तनाव देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये तनाव शुरू होता है। वर्तमान स्थिति की हम लोग बात करेंगे, ये क्या था, ये थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया है।
क्या इतिहास ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। बिना इतिहास के आप आईआर पढ़ नहीं सकते हैं। और एक चीज़ और है, भारत चीन का जब भी आप आंसर राइटिंग करें, पड़ोसी देश हैं दोनों, तो मैंने आपको आईआर में बताया है कि जब कोई पड़ोसी देश होता है तो आपको क्या करना होता है, उसके दोनों के चित्रों को मैप बनाना होता है। और अगर वो पड़ोसी देश नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। मुझे पता है ड्रॉ करना मुश्किल होगा, मैप मैंने डाला है, ड्रॉ करना मुश्किल होगा, लेकिन आप क्या करें, हल्का फुल्का ही सही, हाफ ही ड्रॉ कर दें। इतना भी अगर आप ड्रॉ कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा कि ये इलाका चाइना है, इसे दिखा सकते हैं। भारत का मैप बना लीजिए और उसके ऊपर आप चीन को दिखा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों पड़ोसी देश हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए वर्तमान संबंधों पर बात करते हैं। 2023-24 द्विपक्षीय व्यापार 120 बिलियन डॉलर से अधिक रहा है। भारत मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और रसायन आयात करता है। भारत का व्यापार घाटा 80 से 85 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। भारत ने चीन निवेश पर कड़े नियम लगाए हैं। विशेष रूप से 2020 के बाद से भारत ने चीनी निवेश पर, कि चीन से जो निवेश आ रहा है, उसने भारत ने कानून बनाया था कि बांग्लादेश को छोड़ करके और बांग्लादेश भूटान को छोड़ करके अगर किसी और देश से भारत में निवेश आता है, भारत के सीमा पर आधारित जितने देश हैं उनसे अगर निवेश आता है तो भारत सरकार उसकी जांच पड़ताल कर सकती है। ये कानून विशेष रूप से चीन के लिए ही बनाया गया था। पाकिस्तान तो हमारे यहाँ निवेश करेगा नहीं, है ना, उसके तो अपने खुद ही नहीं, वो हमारे यहाँ क्या करेगा। लेकिन चीन कर सकता था, चीन बड़े मात्रा में करता भी था। भारत स्टार्टअप कंपनियों में जम के चीन से पैसा लगाया जाता था। तो ये चीनी प्रभुत्व को हमने कमज़ोर करने के लिए इस तरह के कानून बनाए थे। दूसरा, टिकटॉक जैसी बड़ी कंपनी जो दुनिया में छाई हुई है, भारत में नहीं है ना, लेकिन दुनिया में ये इंस्टाग्राम से ज़्यादा पॉपुलर है कई सारे जगहों पर, तो टिकटॉक जैसी कंपनियों पर हमने बैन भी लगा दिया। पहले यूसी ब्राउज़र अगर आपने यूज किया होगा, बहुत पहले हम लोग यूज करते थे, तो वो सभी चाइना का था, उस सब पे बैन है। 2020 के गलवान घाटी झड़प 20 भारतीय सैनिक शहीद के बाद एलएसी पर तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने हजारों सैनिक हथियार तैनात किए, लेकिन अब उसको धीरे धीरे कम भी किया गया है। पोंगैंगसो, डेप्सांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में तनाव बना हुआ है, इसको कम भी किया गया है क्रमागत रूप से। कूटनीतिक संबंध की हम लोग बात करेंगे या राजनीतिक संबंध कहा जाता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में किसी भी देश को लेकर, यहाँ पर हम लोग चीन पढ़ रहे हैं, चीन की जगह पर आप पाकिस्तान रख लीजिए, क्या पता पूछ ले यार, पाकिस्तान बहुत सालों से नहीं पूछा है और चर्चा में है क्या, नहीं है चर्चा में, फिर भी एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अगर पूछता है कि भारत और चीन के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में, भारत ब्रिटेन के बीच में राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों की चर्चा कीजिए, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे आप? वहाँ पर क्या लिख सकते हैं? भारत और चीन के बीच में, भारत और अमेरिका पूछे, कोई भी उसमें लिखेंगे कि भारत और चीन किन किन दुनिया के प्लेटफॉर्म पर एक हैं, जैसे किस किस में शामिल है दोनों कॉमन रूप से। ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, G20 हो गया, ये सब क्या हो गए? ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर भारत भी है और चीन भी है। इसके अलावा भी कोई अगर फोरम है तो वहाँ कोई भी चर्चा आप कर सकते हैं राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध में। ऐसे मंच जिसको दोनों साझा करते हैं उसे ही कहा जाता है। दोनों देश ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर मतभेद है। चीन भारत की यूएनएससी अस्थायी सदस्यता और एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का विरोध भी करता है। ये कूटनीतिक संबंध मैंने आपको दिखाया है कि एक जगह दोनों क्या कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट भी कर रहे हैं, वही दूसरी जगह पर वो हमें क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र, भारत का क्वाड और अमेरिका के साथ जुड़ाव चीन के लिए खतरा है, जबकि चीन को स्टिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, चीन की जो स्टिंग ऑफ पर्ल रणनीति है वो भारत को घेरने की कोशिश करती है। तकनीकी और साइबर क्षेत्र में भारत ने टिकटॉक सहित 200 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 5G में हुआवे को लेकर भी भारत सतर्क है। हुआवे क्या है? तो हुआवे एक बहुत बड़ी कंपनी है जो तकनीक क्षेत्र से जुड़ी हुई है, फ़ोन वगैरह भी बनाती है, शानदार बनाती है, लेकिन भारत ने इसको अलाउ नहीं किया। क्यों? क्योंकि इससे टिकटॉक हो या फिर हुआवे हो या फिर बहुत सारी चीन की कंपनियां हैं जिनके लिंक जो है वो इनडायरेक्टली रूप से पीपुल्स रिपब्लिक जो आर्मी है उसके साथ जुड़ा हुआ है, चीन की आर्मी। यहाँ पर एक मैंने गलत शब्द बोला, चीन की आर्मी, चाइनीज आर्मी। क्या ये सही शब्द है? नहीं। कभी आपने सुना है कि चाइनीज आर्मी लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? PLA।
पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, यही लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि चीन देश का कोई सेना नहीं है। आपको अचंभा होगा सुनकर, हम लोग लिखते हैं इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, अमेरिकन आर्मी लिखते हैं, अमेरिकी सेना लिखते हैं, ब्रिटिश सेना लिखते हैं, चीन की आर्मी नहीं लिखा जाता है न्यूज़ में भी कहीं भी। यही लिखा जाता है कि चीन की जो पार्टी है उसकी सेना है वो। क्यों है? चीन में वन पार्टी सिस्टम है। चीन में वन पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है वहाँ पर, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। सेना जो है वो उसी पार्टी के अंतर्गत काम करती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसलिए चाइनीज़ आर्मी नहीं कहकर उनको क्या कहा जाता है? चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसकी आर्मी कहा जाता है। आज आपको पता चला होगा बहुत सारे लोगों को, कभी भी आप न्यूज़ में नहीं देखेंगे चाइनीज़ आर्मी लिखा हुआ रहता है। तो भारत सरकार ने बहुत सारे चीन की जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी थी उन सब पर प्रतिबंध लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? डेटा के खतरा को लेकर के। माना जाता था कि ऐसी जो कंपनियां हैं या भारतीयों का डेटा इकट्ठा करके चीनी सरकार को दे रही हैं और उससे क्या हो रहा है, वो हमारे खिलाफ रणनीतिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने 200 से अधिक जो चीन की बड़ी बड़ी चीनी ऐप्स थी सबको प्रतिबंध कर दिया। बिल्कुल सही किया। क्या कोई खास असर पड़ा है हम लोगों के जीवन पर? नहीं पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ों को कोई असर नहीं पड़ता है, उनको बैन कर देना चाहिए। देखिए, डेटा ही भविष्य है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों महत्वपूर्ण हो गया है डेटा बचाना। स्टार लिंक को लेकर ही मैंने खतरे का आह्वान किया था कि आपको पता होना चाहिए कि क्या खतरा है। सीमा विवाद क्या है? चुनौतियों में देखेंगे सीमा विवाद। सबसे पहला, मैकमोहन लाइन LAC पर असहमति। अक्साई चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। वो बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तो ले लो आके, हमारा है तो, है ना। बार बार घुसपैठ और सैन्य गतिरोध, जैसे डोकलाम 2017 और गलवान 2020, ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। केवल हमें ही नहीं परेशान करता, उसकी सीमा पर जितने देश हैं ना सबको परेशान करता है। वो आर्थिक निर्भरता, भारत की दवा, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चीन पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता की राह में बाधाएं हैं। फार्मास्यूटिकल, दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है भारत को। वर्ल्ड फार्मेसी किसको कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। इसका क्या तात्पर्य है कि दुनिया की जितनी भी दवाई सप्लाई वगैरह होती है उसमें हमें महारत हासिल है, सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं। लेकिन दवाई बनाने के लिए API चाहिए होता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, केमिकल्स। वो कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। तो क्या हम दवाई में आत्मनिर्भर हैं? नहीं। बनाने में आत्मनिर्भर हैं, उसका कच्चा माल वहाँ से आता है। भारत छोड़िए, जैसे चीन, मान लीजिए अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स और नए टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके भी उत्पादन में चीन को बढ़त हासिल है। एक छत्र राज है उसका। रेयर अर्थ मेटल रूस और यूक्रेन जैसे जगहों पर भी खूब बड़ी मात्रा में है। इसलिए आजकल जो आप सुनते होंगे डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रूस के साथ में संबंधों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसके पीछे इसका भी एक माना जाता है क्लॉज कि रेयर अर्थ मेटल की पहुंच बढ़ जाएगी अमेरिका तक और चीन पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। भूराजनीतिक तनाव भी है। चीन का BRI और CPEC भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो POK है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे होकर गुजरता है, जो कि हमारा है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता भारत का हिंद प्रशांत में बढ़ता प्रभाव को भी चैलेंज कर रहा है। पानी का मुद्दा भी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बहुत ही बड़ा बांध बना रहा है, जिसके कारण से पानी विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। चीन का पाकिस्तान को सैन्य और परमाणु सहायता भारत के लिए चिंता का विषय है। साइबर हमले और जासूसी की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। LAC का स्पष्ट सीमांकन हो सकता है। समाधान क्या है? LAC को हम जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत बड़े एरिया पर बॉर्डर डिफाइन है, नेपाल के साथ डिफाइन है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ हमने बॉर्डर समझौता कर लिया है, उसी प्रकार से चीन के साथ भी करना चाहिए। चीन भी कोई कम जिद्दी नहीं है। उसने भी सेंट्रल एशिया के सभी देशों के साथ में अपना बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा लिया है SCO के माध्यम से। SCO को चीन ने बनाया ही इसीलिए था कि उसके बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझ जाएं, लेकिन भारत के साथ वो सुलझाना नहीं चाहता है। भारत उसको एकमात्र देश है दुनिया में जो चीन को वाकई टक्कर दे सकता है, वो है भारत। लेकिन हम उस दिशा में काम बहुत धीरे कर रहे हैं। PLI योजना के जरिए घरेलू उत्पादन को मजबूत कर सकते हैं और चीन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। आसियान और यूरोपीय देशों के साथ व्यापार बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। कूटनीतिक उपाय
विशेष प्रतिनिधि वार्ता को नियमित और प्रभावी बनाना, लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाना, जैसे छात्र आदान प्रदान और सांस्कृतिक कार्यक्रम करके भी हम संबंधों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। सैन्य विश्वास की बहाली कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग पर भी हम क्या कर सकते हैं, तो एकजुट हो सकते हैं वैश्विक मंचों पर। भविष्य के क्षेत्र सहयोग के क्षेत्र हैं, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन में हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा और चुनाव, हिंद प्रशांत महासागर में हम इकोनॉमिक रूप से प्रतिस्पर्धा करें, न कि सैन्य रूप से। तकनीकी वर्चस्व भी हमें क्या कर सकता है, तो हम दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं पश्चिमी देश और अमेरिका को काउंटर करने के लिए। शांति की संभावनाएं बना सकते हैं हम, ताकि हम एशियन सेंचुरी, ये जो 21वीं शताब्दी है, ये एशिया की शताब्दी होगी। अगर इस पर हमें अमल करना है तो भारत और चीन को झगड़ने के बजाय एकजुट होकर काम करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, जो आपको कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी फिलहाल नहीं दे रहा है। ये वो चीज़ है जो अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको IR रिवाइज करने में 2 मिनट लगेगा। इसको मैंने फ्लो चार्ट बना करके, जो मैंने ऊपर से नीचे तक पढ़ाया है, उसमें केवल कीवर्ड का फ्लो चार्ट दे दिया है। आपको PDF में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ। तो इसको अगर आप रिवाइज करने के लिए बैठते हैं तो एक बार फ्लो चार्ट देख लिया। अगर आपने पहले वीडियो देखा हुआ है, रिवाइज किया हुआ, तो फ्लो चार्ट देखते ही आप क्या कर सकते हैं, पूरा संबंध आपको कीवर्ड्स में रिवाइज हो जाएगा। देखिए क्या है, प्राचीन इतिहास, बौद्ध धर्म का प्रसार, रेशम मार्ग, औपनिवेशिक काल, तिब्बत पर नियंत्रण का टकराव, पंचशील सिद्धांत। आपको सारे कीवर्ड्स क्या दिखेंगे, सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। वर्तमान स्थिति में भी सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे, सारे कीवर्ड दिख जाएंगे, फ्लो चार्ट के जैसा दिख जाएगा। समाधान हो गया, भविष्य हो गया, उसके बाद से निष्कर्ष, संतुलन की मांग और सहयोग और प्रतिस्पर्धा का मिश्रण। आप इन शब्दों के द्वारा निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, उसके बाद एंड कर सकते हैं। ये पूरा आपका क्या है, तो एग्जाम में जाने से पहले अगर आप इन कीवर्ड्स को रिवाइज कर लेंगे तो आपका एग्जाम में फैक्ट भूलने की समस्या से आप बच सकते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, भारत चीन संबंधों में ऐतिहासिक समसामयिक कारकों का संतुलन आवश्यक है। इस कथन की समीक्षा करें, दोनों देशों के बीच सहयोग और संघर्ष के प्रमुख क्षेत्रों की चर्चा करें। शानदार सवाल दिया है यहाँ पर, उसका क्या है, तो आपको ट्रांसलेशन मिल जाता है इंग्लिश में। 1962 के युद्ध के बारे में सवाल पूछा है मैंने। 1962 के युद्ध ने भारत चीन संबंधों को अस्थायी रूप से प्रभावित किया है। हम कितना भी अच्छा रिलेशन कर लें, 1962 का जो कसक है वो जाता ही नहीं है, तब तक नहीं जाएगा जब तक एक बार हम उसको मारेंगे नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर रही है। इस कथन का विश्लेषण करें, भारत की क्वाड नीति पर इसके प्रभावों की चर्चा करें। क्वाड से जोड़ करके पूछा गया है इंडो पैसिफिक को। आर्थिक निर्भरता और भू राजनीतिक तनाव भारत चीन संबंध के 2 पहलू हैं। आर्थिक निर्भरता, इकोनॉमिक रूप से हम दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल तनाव भी है। इस कथन के प्रकाश में आत्मनिर्भर भारत अभियान की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। तो अभी मैंने जो दवा का आपको उदाहरण दिया या इकोनॉमी का मैंने आपको उदाहरण दिया, इस संबंध में आपको लिखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की तो बात हम लोग करते हैं, लेकिन चीन पर अपनी निर्भरता कम नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी। हर साल हम चाइना के खिलाफ बाइकआउट चाइना करते हैं और बाइकआउट चाइना का टी-शर्ट भी चीन से बनकर आ जाता है। सीमा विवाद के बावजूद भारत और चीन के बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। ये सवाल मैंने शुरुआत में ही डिस्कस कर दिया था। अंग्रेजी में भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, कृपया इसको भी ध्यान में रखें। ये PDF आपको कल हमारे स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल, पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा, जो पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे अब आप क्या करेंगे, ये सुन लिया, अब क्या करेंगे, इसको पुड़िया बना करके एरोप्लेन बनाकर उड़ा देंगे? नहीं, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है इसके अंत में बैठिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो रोक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। उनको जरा सा लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको कीवर्ड्स भी दे दिया है, आप इनको भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कितना शानदार तरीके से कीवर्ड्स दिया हुआ है। देखिए यहाँ से शुरू करके एक एक कीवर्ड्स दिया हुआ है। इनके आधार पर आप क्या कीजिए, खुद से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर सवाल भी आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाता है। ये हिंदी है, उसके नीचे इंग्लिश भी था। ये सारा अगर आप लिखेंगे तो सही रहेगा ये। ओके, तो इसको लिखने का भी कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर ये वीडियो आपका कोई खास मदद नहीं कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में जाके ही हम डायरेक्ट लिख देंगे तो नहीं होगा ऐसा। इन सवालों को ज़रा लिखने की कोशिश कीजिएगा। कंटेंट इतना ही होगा, कोई भी आदमी कंटेंट इतना ही पढ़ के जाता है। एक बार जब आप लिखेंगे तो केवल फैक्ट लिखेंगे, अगली बार जब आप लिखेंगे तो उसमें थोड़ा सा खुद से विश्लेषण ऐड करेंगे। फिर उसके बाद जब आप लिखते हैं, इसी को तो अभ्यास कहा जाता है ना, यही तो आपको करना होता है तैयारी के दौरान। फिर उसके बाद जब आप इसको लिखने बैठेंगे तो हो सकता है कि आप मुझसे भी अच्छा शानदार विश्लेषण करके खुद ही से लिख लें।
ऐसे ही होता है तैयारी, हवा हवाई नहीं होता है चीज़ें, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ सीख के जा रहे होंगे। थैंक यू सो मच।